आर्थिक सर्वे पेश होगा और फिर उसके अगले दिन 23 को बजट आएगा। डिटेल्स लेते हैं लक्ष्मण राय से। बताइए लक्ष्मण जी, बजट सत्र की क्या डिटेल्स है? बजट सत्र का इंतजार खत्म हो रहा है और इस बजट सत्र पर से सरकार ने भी अपना पर्दा उठा दिया है और पूरी बिजनेस लिस्ट जारी कर दी है, जिसके मुताबिक 23 जुलाई को बजट पेश किया जाएगा 11 बजे। 11 बजे कोई 0 आर नहीं होगा और सीधे बजट पेश किया जाएगा। करीब 1 से 1.5 घंटे तक बजट स्पीच चलेगा, तो बजट में क्या क्या ऐलान होगा वो उस 1.5 घंटे के भीतर आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये पूरा सत्र जो है वो 22 जुलाई से शुरू होकर के 12 अगस्त तक चलेगा। सबसे पहले 22 जुलाई को राष्ट्रपति दोनों सदनों को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति के संबोधन के आधे घंटे बाद आर्थिक सर्वे पेश किया जाएगा और उसके अगले दिन बजट पेश किया जाएगा और फिर बजट उसी सत्र में पारित भी करा लिया जाएगा। और इस पूरे सत्र में बजट के साथ साथ यानी फाइनेंस बिल के साथ साथ 6 बिल पारित किए जाने के लिए सरकार ने बिजनेस लिस्ट में शामिल किया है। तो वो कौन कौन से बिल होंगे लक्ष्मण जी? बिल्कुल, सरकार ने जो बिजनेस लिस्ट जारी किया है उसमें फाइनेंस बिल, जो बजट कहते हैं मोटे तौर पे, तो उसको तो सरकार पारित करेगी। इसके अलावा 5 और बिल को पारित करेगी। इस 5 बिल में सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर जिसको पर आपको नजर रखनी है वो है एविएशन सेक्टर। यहां पे सरकार एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 की जगह भारतीय वायुयान विधेयक पारित करना चाहती है। उस बिल को पारित करने के लिए लिस्ट किया गया है। इसके तहत एविएशन सेक्टर में मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया जाएगा। एविएशन सेक्टर में निवेश बढ़ाने के लिए प्रावधान किए जाएंगे और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय समझौते के हिसाब से भारतीय एविएशन सेक्टर जुड़े कानून में बदलाव किए जाएंगे ताकि भारतीय एविएशन सेक्टर को एक बड़ा बाजार मिल सके। इसके अलावा दूसरा जो महत्वपूर्ण है वो आपको कॉफी प्रमोशन एंड डेवलपमेंट बिल सरकार पारित करेगी। इसके तहत कॉफी इंडस्ट्री के विकास के लिए जरूरी प्रावधान किए गए हैं और निवेश कैसे लाया जाए ये प्रावधान किए गए हैं। इसी तरीके से रबर डेवलपमेंट एंड प्रमोशन बिल भी सरकार लिस्ट कराई है पारित करने के लिए। रबर सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए इस बिल में जरूरी प्रावधान किए गए हैं। अलग अलग जो बोर्ड होते हैं इनके रेगुलेशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए, उसमें एक बेहतर तालमेल हो, इसके लिए भी जरूरी प्रावधान किए गए हैं। और लेकिन 2 सेक्टर जिसमें थोड़ी सी निराशा लग रही है वो है बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर। दरअसल माना यह जा रहा था कि सरकार इस बजट सत्र में इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल लाएगी ताकि कंपोजिट लाइसेंस का रास्ता साफ निकल कर सामने आएगा, और माना यह भी जा रहा था कि बैंकिंग अमेंडमेंट बिल लाएगी ताकि बैंकिंग सेक्टर में, सरकारी बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी 51% से कम करने का रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन ये दोनों बिल इस लिस्ट में शामिल नहीं है। लेकिन साफ कर दूं कि कई बार ऐसा होता है कि लिस्ट में शामिल नहीं होने के बावजूद कई बिलों को आगे चल करके जोड़ा जाता है बिजनेस लिस्ट में। लेकिन चूंकि घटक दलों की सरकार है इसलिए सरकार इस मुद्दे पर थोड़ी सी फूंक फूंक कर कदम रखना चाहती है। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी। बजट का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए सब मिलके बजट CNBC आवाज पर देखें। लॉजिस्टिक्स सेक्टर बजट में रियायती दरों पर कर्ज की मांग कर रहा है। इंडस्ट्री के मुताबिक लॉजिस्टिक कॉस्ट अभी GDP का करीब 14% है, जो काफ़ी ज़्यादा है। लिहाजा सरकार को मल्टी मोडल कनेक्टिविटी पर बड़े पैमाने पर काम करने की ज़रूरत है ताकि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में कमी की जा सके। एक्सपोर्ट हो या घरेलू मैन्युफैक्चरिंग, सब में लॉजिस्टिक कॉस्ट काफी अहम होती है। इसलिए जब से अंतरिम बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर 11 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने का ऐलान किया गया, तब से लॉजिस्टिक्स सेक्टर के लिए संभावनाएं काफी बढ़ गई हैं। लॉजिस्टिक इंडस्ट्री की मांग है कि इस बजट में भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर फोकस रहना चाहिए। टैक्स रिफॉर्म के साथ इंसेंटिव भी मिलने चाहिए। Therefore, for the Indian business houses to be competitive in the world space, I think it's important that government should make it possible or easier for private sector investment at a more competitive finance cost to make it globally competitive. So I think one great expectation from the budget is there. लॉजिस्टिक के मामले में वर्ल्ड बैंक की रैंकिंग में भारत का दुनिया में 38वां स्थान है। हालांकि पिछले कुछ सालों में इसमें लगातार सुधार होता रहा है, लेकिन इंडस्ट्री का कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पुश के अलावा लॉजिस्टिक सेक्टर में नई टेक्नोलॉजी को अपनाने और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए बजट में टैक्स इंसेंटिव देने का ऐलान करना चाहिए। बैंकों से सस्ती दरों पर कर्ज मुहैया कराने पर भी सरकार को विचार करना चाहिए। रेड सी जैसे सेंसिटिव एरिया में
कार्गो की रियल टाइम ट्रैकिंग की जानी चाहिए। साथ ही मल्टी मोडल कनेक्टिविटी को डेवलप करने में तेजी लाना चाहिए। तो हम ये चाहते हैं कि जो लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट है, बिकॉज हमारी जो कॉस्ट है वो बहुत, अगर लॉजिस्टिक परसेंट पे देखो तो बहुत हाई होती है, उसको हम चाहते हैं कि जो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट है उसको और प्रमोट किया जाए और उसमें हमें कॉस्ट एडवांटेज मिले, इकोनॉमिक ऑफ स्केल मिले। भारत में लॉजिस्टिक कॉस्ट जीडीपी का करीब 14 से 15% है। सरकार का लक्ष्य इसे घटाकर जीडीपी के 7 से 8% तक लाने का है। कॉस्ट असेसमेंट के लिए हाल ही में सरकार ने नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के साथ एक एमओयू भी साइन किया है ताकि लॉजिस्टिक कॉस्ट का सटीक आकलन किया जा सके। आलोक प्रियदर्शी, दिल्ली। छोटी और मझोली कंपनी के साथ अगर आप लेन देन करते हैं तो 45 दिन में पेमेंट करना अनिवार्य है। इस नए नियम से क्या वाकई छोटी कंपनियां मुश्किल में आ गई हैं? और अगर ऐसा है तो आने वाले बजट में इस नियम को लेकर एमएसएमई की वित्त मंत्री से क्या डिमांड है, ये जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। ये है मेहुल शाह, केमिकल कारोबार की एक छोटी कंपनी चलाते हैं। कंपनी होम क्लीनिंग के लिए रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करती है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से ऑर्डर मिलने काफी कम हो गए हैं। हमें भी आगे ये रूल्स की वजह से पेमेंट देना है, तो हम भी रॉ मटेरियल इतना मंगा नहीं सकते और हमको इसकी वजह से करीबन 30 से 35% का बिजनेस का लॉस आ रहा है कि सब कंपनियां ऐसे ही सोच के देती कि 45 को पेमेंट देना है तो फिर कहाँ से वो लाएंगे। फंड मैनेजमेंट सबको करना होता है, तो उसकी वजह से जितनी जरूरत लोग मंगाते हैं और जितनी जरूरत इतना यूज करते हैं। इसके लिए काफी ऑर्डर में कटौती आई है। पूरे देश में 1 करोड़ 48 लाख और अकेले गुजरात में 12 लाख रजिस्टर्ड एमएसएमईज हैं। इनको 45 दिन में पेमेंट करने का नियम लागू होने के बाद से ही नुकसान होने लगा है। बड़ी कंपनियां 45 दिन में पेमेंट नहीं करने पर पेनल्टी के डर से एमएसएमई के साथ बिजनेस करने में कन्नी काटने लगी हैं। ऐसे में गुजरात स्टेट स्मॉल इंडस्ट्रीज ने वित्त मंत्रालय को कुछ सुझाव दिए हैं। मेरा सुझाव ये है कि गवर्नमेंट को ये जो 45 डेज की लिमिटेशन रखी है, अगर स्टडी के बाद ऐसा लगता है तो 45 डेज के उसमें कुछ एडिशन करके 60 या 60+ डेज करना चाहिए, तो उनका जो इंटेंशन है वो फलीभूत हो। और दूसरी चीज ये भी है कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर, लार्ज इंडस्ट्रीज या मीडियम इंडस्ट्री जो भी इसमें इंक्लूड नहीं है, वो सबको इसमें इंक्लूड करके स्ट्रिक्टली इसका फॉलोअप लिया जाए। भारत में पेमेंट साइकिल थोड़ी लंबी है। इस बजट में इंडस्ट्री के सुझाव को अगर ध्यान में रखा जाएगा तो एमएसएमई को राहत मिल सकती है। 45 दिन के नियम में संशोधन करके उसको और मजबूत करने की आवश्यकता है और इस बजट में वित्त मंत्री से एमएसएमई सेक्टर की यही मांग रहने वाली है। पीएलआई, मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस या एक्सपोर्ट, बजट से किसको मिला सपोर्ट? बजट के बाद कौन से शेयर, कौन से सेक्टर करेंगे धमाल? अगले 5 सालों में कौन सी थीम करेगी कमाल? तो आइए बजट 360 डिग्री समझने के लिए सीएनबीसी आवाज पर बजट देखिए मेरे साथ। बजट की सबसे बड़ी कवरेज देखिए मेरे साथ, सिर्फ सीएनबीसी आवाज। और अब बात करते हैं मार्केट की। खराब ग्लोबल संकेतों और बड़े इवेंट से पहले बाजार में काफ़ी दबाव रहा। सेंसेक्स निफ्टी करीब 1% की गिरावट के साथ बंद हुए। बीएससी के सभी सेक्टर इंडेक्स में बिकवाली रही। मिड कैप, स्मॉल कैप शेयरों पर भी दबाव रहा। और यतीन मोता हमारे साथ जुड़ गए हैं। बताएं यतीन, क्या क्या हुआ आज बाजार में? बिल्कुल, और बाजार में प्रॉफिट टेकिंग का मूड हावी था। मंगलवार को बजट है और उसके करीब एक सेशन पहले ही हमने एक बड़ी प्रॉफिट टेकिंग बाजार में देखी। ग्लोबल संकेत तो खराब थे ही, लेकिन अगर हम ओवरऑल बेसिस पे बात करें तो लार्ज कैप्स में लगभग 1% का कट और मिड कैप में 2 से 2.5% का कट आपको आता हुआ दिखा। इनफैक्ट निफ्टी का जो मिड कैप 100 इंडेक्स है, यहाँ आपने 1200 पॉइंट की गिरावट देखी और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी लगभग 2.5% की गिरावट देखी। सभी के सभी सेक्टर्स में प्रेशर था। आईटी इंडेक्स इन्फोसिस के रिजल्ट्स के बाद सुबह एक गैप अप होते हुए आपने वहां देखा, लेकिन कहीं ना कहीं वहां भी आपने मुनाफा वसूली हावी देखी, जिसके कारण ऑफ डेज हाई सारे के सारे स्टॉक्स आपको जाते हुए नजर पड़े। और सबसे ज्यादा एक्शन कहां रहा यतीन?
बिल्कुल, तो निफ्टी से शुरू करते हैं और आईटी मेजर इन्फोसिस टीसीएस में आपको खरीदारी दिखी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आईटीसी, एशियन पेंट्स, ब्रिटानिया यानी एफएमसीजी शेयरों में आपको आज खरीदारी आती हुई दिखी। लूजर्स की बात करें तो मेटल शेयरों में काफ़ी ज़बरदस्त बिकवाली थी। इनफैक्ट टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, इन सारे स्टॉक्स में 4 से 5% का डिक्लाइन है। और जहाँ तक कि बीपीसीएल का सवाल है, यहाँ भी लगभग आपने 4.5% का कट देखा। मिड कैप गेनर्स काफ़ी कम थे, लेकिन हाँ, यहाँ अगर हम देखें आरवीएनएल, पेटीएम, प्रेस्टीज एस्टेट्स, कल्याण ज्वेलर्स जैसे स्टॉक, तो 2 से 5% की यहाँ तेज़ी दिखी। लूजिंग साइड पे बहुत सारे स्टॉक्स थे। रिजल्ट्स के बाद पर्सिस्टेंट सिस्टम्स में आपने लगभग 6% का कट देखा। क्यूमिंस, एनएमडीसी, टॉप एफएनओ लूजर्स के रूप में दिखाई दिए। और आईटी स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ इन्फोसिस और एलटीटीएस दोनों रिजल्ट्स के बाद चमक रहे थे। दोनों ही स्टॉक्स में आपने तेज़ी देखी और एम्फोसिस में भी आपने हल्की फुल्की तेज़ी के माहौल देखे। शुक्रिया यतिन। और ख़राब ग्लोबल संकेतों से बाजार में करेक्शन का माहौल है और बजट से पहले बाजार पोजीशन हल्का कर रहा है, ये कहना है मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय का। साथ ही सुदीप बंदोपाध्याय ने लार्ज कैप आईटी में अपने पसंदीदा शेयर पर भी बात की। बजट से पहले थोड़ा बहुत पोजीशन लाइट करना, थोड़ा बहुत कॉशियस होना मार्केट के लिए आई थिंक इट्स ए हेल्दी साइन। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। बजट का इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, रिलायंस के नतीजे, एचडीएफसी बैंक वगैरह के जो नतीजे आएंगे उस पे सोमवार को शायद मार्केट थोड़ा बहुत कामकाज होगा, थोड़ा एक्साइटमेंट आ सकता है या नेगेटिव मूड भी हो सकता है, पर मैं उसमें बहुत ज्यादा आई विल नॉट रीड। बजट का ही इंतजार करेंगे। टीसीएस हमारा टॉप पिक रहा है और अभी भी टीसीएस टॉप पिक रहेगा। इन्फोसिस ने बहुत अच्छे नतीजे दिए हैं और हम ये भी कह रहे थे पिछले करीब 1-1.5 हफ्ते से कि इन्फोसिस के नतीजे अच्छे आएंगे और वो आए भी। पर ओवरऑल अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो हम अभी भी टीसीएस पे ही बेट करेंगे और वहीं पे निवेशक को लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी की सलाह देंगे। बजट से पहले बाजार में क्यों हो रही है गिरावट और बजट से क्या सुनना चाहता है बाजार? आज बजट अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। थोड़ी देर में रिलायंस के नतीजे आएंगे, लेकिन रिलायंस जियो के पहली तिमाही के नतीजे आ गए हैं। पहली तिमाही में जियो का मुनाफा 5,337 करोड़ से बढ़कर 5,445 करोड़ हो गया है, जबकि कंपनी की आय 25,959 करोड़ से बढ़कर 26,478 करोड़ हो गई है। पहली तिमाही में जियो का एबिटा 13,612 करोड़ से बढ़कर 13,920 करोड़ रुपए रहा है, यानी एबिटा मार्जिन जो 52.4% था वो अब बढ़कर 52.6% हो गया है। आज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में आई तकनीकी दिक्कत के चलते भारत समेत दुनिया भर में एयरलाइन, बैंकिंग, ब्रॉडकास्ट समेत कई सर्विसेज बाधित हो गई। बताया जा रहा है कि ये दिक्कत साइबर सिक्योरिटी कंपनी क्राउड स्ट्राइक के एक अपडेट के चलते हुई थी। क्राउड स्ट्राइक का मानना है इस्तेमाल कर रहे जो सिस्टम थे वो कंप्यूटर अचानक शटडाउन मैसेज के साथ ब्लू स्क्रीन पर आ गए। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, यूरोप सबसे ज़्यादा असर इन जगहों पर हुआ। ब्रिटेन में फ़्लाइट और बैंक सर्विसेज ठप हो गए। लंदन स्टॉक एक्सचेंज में काम रुका। स्काई न्यूज़ का कामकाज रोकना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया सरकार को आपात बैठक बुलानी पड़ी। अमेरिका में अफरा तफरी का माहौल रहा। मेडिकल सेवाओं पर भी असर पड़ा है। जर्मनी में इमरजेंसी ऑपरेशन कैंसिल करने पड़े। पेरिस ओलंपिक्स के आईटी सिस्टम पर भी असर देखने को मिला। इधर माइक्रोसॉफ्ट ने बयान जारी किया कि उसके ऑफिस 365 ऐप्स और एज्योर क्लाउड से जुड़े सेवाओं पर असर पड़ा है। इस तकनीकी दिक्कत को दूर करने की कोशिश की जा रही है। वहीं क्राउड स्ट्राइक की तरफ से ये बयान आया कि समस्या की वजह पता लग गई है और उसके लिए अपडेट भी जारी कर दिया गया है। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी कि आईटी मंत्रालय ग्लोबल आउटेज को लेकर माइक्रोसॉफ्ट और उसकी सहयोगी कंपनियों के संपर्क में है। आउटेज के कारण की पहचान भी कर ली गई है और समस्या को दूर करने के लिए अपडेट भी रिलीज किए जा चुके हैं। सर्ट टेक्निकल एडवाइजरी जारी करने वाला है। उसके बाद सर्ट ने एडवाइजरी जारी भी की। एनआईसी के नेटवर्क पर इसका कोई असर नहीं पड़ा।
और आपको बताते हैं कि सर्ट ने सर्ट यानी कि साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम भारत की, उसने जो एडवाइजरी जारी की है उसमें कहा है कि ये समस्या क्राउड स्ट्राइक के एक अपडेट के चलते आई थी। क्राउड स्ट्राइक की टीम ने इस अपडेट को वापस ले लिया है। अगर अभी भी किसी को दिक्कत आ रही है तो विंडोज़ सेफ मोड में या विंडो रिकवरी एनवायरनमेंट में वो सिस्टम को बूट कर सकते हैं। उसके बाद बताए गए पाथ के ज़रिए क्राउड स्ट्राइक डायरेक्टरी में जाना होगा और वहाँ एक फ़ाइल C00000291*sys को डिलीट करना होगा। इसके साथ ही यूज़र्स को क्राउड स्ट्राइक के पोर्टल पर लेटेस्ट अपडेट भी चेक करने होंगे। और असीम हमसे जुड़ गए हैं। बताएं असीम, क्या हुआ इस दौरान? माइक्रोसॉफ्ट का एक थर्ड पार्टी वेंडर है क्राउड स्ट्राइक, उसने अपने सॉफ्टवेयर का एक अपडेट जारी किया था और यहीं से सारा मामला गड़बड़ा गया। पूरे विश्व के अंदर इसका हाहाकार मच गया, खासतौर पे कि उस अपडेट के चलते कई सारे सेक्टर पर इसका असर पड़ा। मीडिया, बैंकिंग सेक्टर, स्टॉक एक्सचेंज, एयरलाइंस के ऊपर इसका असर देखा गया, लेकिन सबसे ज्यादा असर एयरलाइंस सेक्टर के ऊपर पड़ा। एयरलाइंस के सिस्टम्स जो थे वो बूट करना बंद कर गए और जो एयरलाइंस है उनको अब मैन्युअली पास, बोर्डिंग पास जारी करने पड़े। जो एयरपोर्ट थे उनके ऊपर काफी ज्यादा हाहाकार मचा, कई सारी फ्लाइट्स विदेशों के अंदर रद्द की गई। भारत में भी इस तरह का कई एक्शन देखने को मिला। उसके बाद भारत का आईटी मंत्रालय हरकत में आया। आईटी मंत्रालय ने की जो साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है उसने एक एडवाइजरी जारी की और बताया कि आप किस तरह से इस क्राउड स्ट्राइक के जो सॉफ्टवेयर अपडेट है उसको वापस कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने भी एक्नॉलेज किया कि थर्ड पार्टी आउटसोर्स के सॉफ्टवेयर की वजह से सारी परेशानी उठानी पड़ी और क्राउड स्ट्राइक ने भी अपना स्टेटमेंट जारी किया। क्राउड स्ट्राइक ने कहा कि जो इशू है उसकी पहचान कर ली गई है और उसका अपडेट करने के लिए प्रोग्रेस में काम चल रहा है, लेकिन इस बीच बहुत सारे लोगों को परेशानी उठानी पड़ी, खासतौर पे कि एयरलाइंस पर जो भी यात्रा लोग कर रहे हैं उनको भी परेशानी उठानी पड़ी। कई सारे फ्लाइट्स कैंसिल हो गए, तो जल्दी ये सारा चीजें नॉर्मल हो सकती हैं। शुक्रिया असीम। और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के नतीजे आ गए हैं, धीरे धीरे नंबर्स आ रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। कंसोलिडेटेड आय 11.5% बढ़ी है, 2,57,823 करोड़ की कंसोलिडेटेड आय रिलायंस ग्रुप की। और एबिटा 2.2% बढ़कर 42,000 करोड़ के ऊपर चला गया है। 11.5% बढ़ी है कंसोलिडेटेड इनकम यानी रेवेन्यू आप कह सकते हैं। कंसोलिडेटेड एबिटा 2% बढ़ा है, 42,748 करोड़, ये ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन है 2% का। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट मुनाफा 4.5% घटा है, 17,445 करोड़ पर आया है। तो ये कमी कैसे आई है थोड़ी देर में एनालिस्ट आपको बताएंगे। O2C एबिटा 14.3% घटा है और 13,093 करोड़ आया है, 14.3% YoY। ऑयल एंड गैस एबिटा 30% बढ़ा है, 5,210 करोड़ का आंकड़ा इस वक्त। और कंसोलिडेटेड आय आपको पहले ही बताया 11.5% बढ़ी है, 2,57,623 करोड़ अभी ये आंकड़ा दिख रहा है। एबिटा 2% बढ़कर 42,748 करोड़ हुआ है। ईयर ऑन ईयर अगर आप करते हैं Q1 के रिज़ल्ट को पिछले यानी FY24 के Q1 रिज़ल्ट से कंपेयर करें तो 2% बढ़ा है कंसोलिडेटेड एबिटा। और इसके साथ ही नए नए आंकड़े आ रहे हैं, हम आपको बताएंगे। RRVL रिटेल वेंचर्स की आय 8.1% बढ़ी है और गैस। और आज जुड़ गए हैं हमारे साथ नीरज वाजपेयी। नीरज जी, क्या कह रहे हैं नतीजे? मनोज जी, बहुत बेहतरीन नतीजे हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि ये नतीजे क्यों देखने चाहिए। ईयरली बेसिस पे आप देखेंगे तो 11.5% की कंसोलिडेटेड ग्रोथ है रेवेन्यूज़ में, 2,57,823 करोड़ है। ऑयल एंड गैस जो एक मेन सेगमेंट है इसका, उसमें 33% इनकी जो है डिलीवरी बढ़ी है YoY। और उसकी वजह से क्यों है ऐसा? क्योंकि जो KG-D6 है वहाँ से बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ा है, गैस का और ऑयल का, तो एक बड़ा रीज़न हुआ है। इसमें जो
कंसोलिडेटेड एबिटा है वो 42,000 करोड़ आया है, जिसमें 2% की ग्रोथ साल दर साल देखने को मिली है। और जो प्रॉफिट में आप कह रहे थे जिसमें कि 4-4.5% की गिरावट आई है, वो इसलिए आई है क्योंकि जो पेटकेम बिजनेस है वहाँ पे मार्जिन में थोड़ी दिक्कत आई है। और जीआरएम, चूँकि सिंगापुर से आजकल हम लोग कंपेयर करते हैं, तो जब बहुत तेल की कीमतें ऊपर थी तो वहाँ से लगातार नीचे आई हैं कीमतें, तो जो जीआरएम है ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन वो साल दर साल कम हुई और अब स्टेबलाइज हो रही है। तो इसलिए आपको जीआरएम में नीचे और पेटकेम की वजह से प्रॉफिट में थोड़ी सी देखने को यहाँ कमी मिल रही। फिर भी बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट 17,500 करोड़ के आसपास यहाँ पे देखने को मिला है। तो एबिटा अगर आपका 42,000 करोड़ का है, 2% की ग्रोथ YOY दिख रही है और कंसोलिडेटेड नंबर में 11% की दिख रही है। 11% का मतलब हुआ कि आपने वॉल्यूम काफ़ी जनरेट किया और ऑयल एंड गैस में। इसी तरीके से जब आप रिटेल में जाएंगे और जियो प्लेटफॉर्म्स में देखेंगे तो वहाँ पे 8 और 13% की ग्रोथ देखने को मिलेगी। खासतौर पे जियो प्लेटफॉर्म्स में 12.8% की ग्रोथ है और रिटेल में 8% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो जो 3 बड़े सेगमेंट हैं कंपनी के, उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। ऑयल टू केमिकल O2C जिसको बोलते हैं, उसका एबिटा 13,093 करोड़ है और वो 14% YOY गिरा है। तो जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जीआरएम और पेटकेम की वजह से, इसलिए O2C का यहाँ पे एबिटा नीचे आया, जबकि ऑयल एंड गैस जो प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है वहाँ पे मजबूती देखने को मिल रही है। दूसरा रिजल्ट में खास बात यह है कि एनर्जी मार्केट काफ़ी वोलेटाइल रहा है। आपने देखा होगा कि क्रूड प्राइसेस बहुत ऊपर नीचे हुए, गैस के प्राइसेस में दिक्कत आई है और जून में अगर आप एक्सपोर्ट डेटा देखेंगे तो वहाँ पे थोड़ी सी डिमांड स्लो होती हुई दिखी है जून महीने में, खास तौर पे जो फिनिश प्रोडक्ट की है। तो उसका असर भी कहीं ना कहीं इसमें O2C में जो मैं बात कर रहा था उसमें देखने को मिली है। तो नेट अगर आप तीनों सेगमेंट के नंबर देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया नंबर यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ऐसा कोई भी सेगमेंट नहीं है जहाँ पे कोई कंसर्न रेज हो रहा हो, और जहाँ पे एबिटा कम आया है एबिटा O2C का, उसका रीज़न हमें ये देखने को मिल रहा है। तो नंबर मेरे हिसाब से काफ़ी ठीक ठाक इन्होंने पेश किए और एग्जैक्टली ऐसा ही मेरा अनुमान भी था जब मैं दोपहर में बात कर रहा था कि जिस तरह की ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसी ही ग्रोथ यहाँ पे निकल के आई है। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ रहे हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे, लेकिन एक बार अपने दर्शकों को फिर से बता दें कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के पहली तिमाही के नतीजे में रेवेन्यू 11.5% की ग्रोथ दिखाते हुए आ रहा है, 2,57,823 करोड़ का। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए सनी अग्रवाल SBI सिक्योरिटीज़ से हैं, शरद अवस्थी हैं SMIFS के हेड ऑफ रिसर्च, और साथ ही नरेंद्र सोलंकी हेड इक्विटी रिसर्च आनंद राठी के। स्वागत है आप सबका बहुत बहुत। शरद जी, कैसे लगे नंबर? ब्रॉडली मेरे हिसाब से टॉप लाइन पे लगभग एक्सपेक्टेड लाइंस पे है, मीडियम जो एस्टिमेट थे उससे थोड़े से बेटर ही है, और एबिटा के लेवल पे लगभग जो एक्सपेक्टेशन थी उसी के आसपास के नंबर्स हैं, और पैट में भी लगभग एक्सपेक्टेशन के आसपास ही है, 5 से 7% वेरिएंस है। तो मुझे लगता है ऑन बैलेंस मार्जिनली बेटर देन एक्सपेक्टेड बोल सकते हैं। ओके, मार्जिनली बेटर देन एक्सपेक्टेड यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जो एक थोड़ा सा कंसोलिडेटेड एबिटा में हम लोग देख रहे थे कि मार्जिनल ग्रोथ निकल के आई है, उसमें O2C वाला बिजनेस है, वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आई है। जी, ज्यादातर दिक्कत O2C में ही है, क्योंकि पिछले कुछ समय में पेटकेम के मार्जिन्स में भी थोड़ा प्रेशर था, प्लस आपका ऑयल टू केमिकल में हमें मालूम है कि मार्जिन्स में रिफाइनिंग में काफी ड्रॉप आया है सिंगापुर वगैरह में, तो उसमें $4 से $5 का फर्क था। आज BPCL के नंबर्स भी हमने देखे, वहां भी वो इम्पैक्ट दिख रहा है। तो O2C में एक्सपेक्टेड भी था कि एक डिप आएगा, वो थोड़ा सा डिप ज्यादा है, बट बाकी जो अदर बिजनेसेस हैं उन्होंने उसको मोर देन कॉम्पनसेट कर दिया। ओके, परफेक्ट। सनी, आपको कैसे लगे नतीजे? आई थिंक इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन ही लग रहे हैं। इनफैक्ट मेरा जो ज्यादा फोकस था वो नॉन ऑयल एंड गैस सेगमेंट पर रहेगा, और रिलायंस जियो का जो टेलीकॉम बिजनेस है उसके जो नतीजे आए कुछ समय पहले, वहां मुझे कोई निराशा के साइन नजर नहीं आई। आई थिंक इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन ही नंबर थे। 5400 करोड़ की एक्सपेक्टेशन थी प्रॉफिट की, आई थिंक उससे थोड़ा सा बेहतर ही नंबर आया है। इसके चलते मुझे लगता है कि इवन ARPU भी फ्लैट ही रहेगा, अगर हालांकि उसकी डिटेल में देख नहीं पाया हूँ, अगर प्रेस रिलीज आई हो तो, बट श्योर शॉट ARPU 181-182 के बैंड में रहेगा। और अल्टीमेटली जो कमेंट्री रहेगी कि
जो रिसेंट हाइक हुआ है 15 से 20% का टेलीकॉम टैरिफ में, उसका जो बेनिफिट है अगले 2 से 3 क्वार्टर में कैसे प्ले आउट होगा टेलीकॉम बिजनेस में, ये देखने वाली बात होगी। और इसके अलावा की मॉनिटरेबल जो मेरे रडार पर रहेगा वो रिटेल बिजनेस का रहेगा, कि रिटेल बिजनेस जहां इस बार काफी स्ट्रॉन्ग हिट वेव थी, उसके चलते शायद थोड़ा फुटफॉल में हिट हुआ होगा थोड़ा बहुत रिटेल बिजनेस में। हालांकि डिस्पाइट ऑफ दैट मुझे लगता है कि ये क्वार्टर में रिटेल में भी ग्रोथ दिखाई होगी कंपनी ने। यस, आई थिंक 8.1% की ग्रोथ यहाँ दिखाई है। तो आई थिंक जो मेरा अल्टीमेटली ऑयल एंड गैस बिजनेस और पेटकेम बिजनेस जो है वहाँ डेफिनेटली प्रेशर बनने की उम्मीद थी, क्योंकि सिंगापुर जीआरएम भी प्रेशर में रहे थे। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन नंबर है, स्पेशली जो नॉन ऑयल एंड गैस बिजनेस है वहां से मुझे कोई शिकायत नहीं है, और आई थिंक इन लाइन विद एक्सपेक्टेड नंबर। या बिल्कुल, RRVNL यानी रिटेल का बिजनेस 8.1% के बड़ा उसका रेवेन्यू, और जियो प्लेटफॉर्म्स में स्पेसिफिकली आप देखना चाहें तो 12.8% की ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिली है। तो जो बहुत ही शानदार प्रदर्शन रिटेल से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, 10.5% का एबिटा ग्रो किया है, 5664 करोड़ पे आ गया। और स्टोर का जो टोटल एरिया है उन्होंने 8 करोड़ स्क्वायर फीट कर लिया है, 80 मिलियन स्क्वायर फीट के यहाँ पे आ गया। जियो सब्सक्राइबर में एडिशन भी काफ़ी बढ़िया रहा यहाँ पे, लगभग 48 लाख नए एडिशंस किए गए हैं, और ये सिग्निफिकेंट नंबर यहाँ पाँच। और 5G यूज़र्स की संख्या अब 13 करोड़ पहुँच गई है आउट ऑफ 49 करोड़, जो उनके टोटल सब्सक्राइबर नंबर यहाँ पे पहुँच गए हैं देखने के लिए। तो नरेंद्र जी, आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या है तीनों सेगमेंट के नंबर देखने के लिए, या जो भी आप हाईलाइट करना चाहें? जी डेफिनेटली, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, इसमें हमारी रिकमेंडेशन नहीं है हमारी तरफ से। लेकिन अगर आप कंसेंसस की बात करें तो जो हेडलाइन नंबर्स है वो लार्जली इन लाइन है, लेकिन जो बॉटम लाइन या मिडिल लाइन के नंबर्स है वो बिलो एक्सपेक्टेशन है, और कंसेंसस को मिस किया है नेट इनकम पे। और इसमें दो बड़े कारण है। एक तो O2C जो एक्सपेक्टेड था मार्केट को कि ये क्वार्टर में थोड़ा सा कम आएंगे नंबर, बिकॉज लास्ट ईयर जो नंबर्स थे वो बेस हाई था, और पिछला जो क्वार्टर था उसमें O2C ने एक तरीके से अच्छे नंबर्स देके और काफी रिजल्ट को सेव किया था, जहाँ की हमने देखा कि रिटेल ने परफॉर्म नहीं किया। इस क्वार्टर में भी सिमिलरली हमको देखने को मिला, रिटेल की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं आई है जिस हिसाब से मार्केट का एक्सपेक्टेशन ग्रोथ को लेके था, बोथ रेवेन्यू टर्म्स में, और इवन जो एबिटा है वो भी 6200 करोड़ के आसपास का एक्सपेक्टेशन लेके मार्केट चल रही थी, जो कि 5800 के आसपास आया। तो थोड़ा सा मेरे ख्याल से रिटेल में जो सेगमेंट है वहाँ पे जो एस्टिमेट्स हैं वो काफी लार्ज मार्जिन से मिस हुए हैं। बाकी जियो का जो परफॉर्मेंस है, जो जियो का है वो इन लाइन है एस्टिमेट्स के। तो रफली फिलहाल जो डिटेल्स अवेलेबल है उससे लगभग ये है, और जो इनका ऑयल एंड गैस बिजनेस है वो स्टेबल। रिलायंस रिटेल के नंबर एक बार मैं दोबारा से दर्शकों के लिए बता दूं कि रिलायंस रिटेल में जो ग्रॉस रेवेन्यू है जून क्वार्टर का वो 8.1% बढ़ा है YOY, और ये 75,616 करोड़ पे पहुंच गया है। और इसी सेगमेंट के यानी रिटेल का जो एबिटा है वो 5664 करोड़ है, जिसमें 10.5% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी के टोटल स्टोर्स की संख्या 18,918 हो गई है। 331 नए स्टोर इस क्वार्टर के दौरान ऐड किए गए हैं इसमें। तो ये नंबर रिटेल के देखने को मिल रहे हैं। और इसी के साथ मैं आपको जियो के प्लेटफॉर्म के नंबर रख दूं आपके सामने। जियो प्लेटफॉर्म का एबिटा इस क्वार्टर के दौरान 11.5% 11.6% YOY बढ़ के 14,638 करोड़ पे हो गया है। और नेट प्रॉफिट्स इस क्वार्टर के दौरान 11.7% बढ़ा, और वो 5698 करोड़ यहाँ पे देखने को मिला है। आरपू 181.70 रुपये था इसका, जहाँ पे कई सारे मिक्स थे, और ये इंक्रीज़ हुआ है। 5G ट्रैफिक काफ़ी बढ़ के आया है यहाँ पे, और इसके अलावा इन्होंने 32.8% का डेटा ट्रैफिक इंक्रीज इसमें लिया है। अच्छा, चूँकि अभी जून के महीने में ही टैरिफ हाइक की गई है, तो शायद अगले क्वार्टर में और लार्ज इम्पैक्ट हमें देखने को मिले। शरद, जियो प्लेटफॉर्म के नंबर्स आपको कैसे लगे? जियो प्लेटफॉर्म के नंबर्स में थोड़ा सा बेटर देन एक्सपेक्टेड आप सोच सकते हैं। 15,000 करोड़ वहां पे भी थोड़ा सा बिलो एक्सपेक्टेशन ही है एबिटा के लेवल पे, क्योंकि लगभग जो एक्सपेक्टेशन थी कि आरपू 182-83 लगभग 1 आधी रुपए जैसे इंप्रूवमेंट दिखाएगा,
वो इम्प्रूवमेंट इस क्वार्टर तो उतनी दिखी नहीं है। मेरे हिसाब से FTTH वाली जो ट्रैक्शन है वो काफी स्ट्रांग है, इस महीने भी ट्रैक्शन स्ट्रांग है। और जैसा कि आप बोल रहे थे कि अभी उन्होंने रेट्स वगैरह बढ़ाए हैं, तो इस क्वार्टर ऑनवर्ड्स उसका ज्यादा इम्पैक्ट दिखेगा। तो 12-13 टाइम ईवी पे ट्रेड करेगा मोस्ट प्रोबेबली, जैसे भारती ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है नंबर्स मोर और लेस इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन है। मेजर एक्सपेक्टेशन अब जियो के नंबर्स में, प्लेटफॉर्म वाले नंबर में आने वाले समय में देखना पड़ेगा कि जियो कितना मोनेटाइज कर पा रहा है सिनेमा को, और खास करके FTTH में क्या और ग्रोथ आती है। सब्सक्राइबर बेस तो मेरे हिसाब से एक डिसेंट लेवल पे ऑलरेडी पहुंच गया है। अब यहाँ से हर कोई इम्प्रूवमेंट इस अगले क्वार्टर हमें दिख ही जाएगा। इस क्वार्टर तो लगभग फ्लैट ही है, 181-70 के आसपास ही है प्रेस रिलीज में। तो मुझे लगता है वहां पे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट है। 1-2 रुपए की एक्सपेक्टेशन थी कि शायद आरपू बढ़ के आए, बट वो ऐसा कोई इम्प्रूवमेंट वहां दिख नहीं रहा है। तो ज्यादातर इम्पैक्ट आपको अगले क्वार्टर में ही दिखाई देगा। आरपू पे थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन थी कि बढ़ के आना चाहिए, लेकिन वो बिल्कुल फ्लैट है। अगले क्वार्टर में तो बढ़ के आएगा क्योंकि वो टैरिफ हाइक हुई है। सनी, क्या आपको लगता है कि ये जो आरपू ये थोड़ा सा और बेटर होना चाहिए था, जैसा कि नरेंद्र भी कह रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा मिस है? या डेफिनेटली आई थिंक जो स्ट्रीट का कंसेंसस था आरपू का वो तकरीबन 183 रुपीज का था। 1 रुपया, 1 से 1.25 रुपये बढ़ के आने की उम्मीद थी। और उसके पीछे कारण ये था कि बेसिकली जो नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं और एट द सेम टाइम जो माइग्रेशन चल रहा है 2G से 4G या 5G का, उसका कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट शायद के स्ट्रीट की उम्मीद थी कि वो कहीं ना कहीं आते हुए दिखेगा। बट अल्टीमेटली मुझे लगता है कि जिस तरह से अभी 15 से 20% की जो अक्रॉस द पैकेज इंक्रीमेंट हुई है पैकेजेस को, मुझे लगता है कि काफी बड़ा डेल्टा अगले 2 से 3 क्वार्टर में हमें आते हुए दिखेगा। एट द सेम टाइम ये भी देखना होगा कि बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीज इन पैकेज कॉस्ट कितने सब्सक्राइबर है जो इनएक्टिव हो जाएंगे। तो नेट ब्लेंडेड बेसिस पे मुझे लगता है कि अगले 2 से 3 क्वार्टर के लिए, इनफैक्ट 4 क्वार्टर के लिए अब आरपू तो अप ट्रेंड में ही रहेगा। और इसके चलते ऐसे कोई बहुत ज्यादा निगेटिव रिएक्शन जियो को लेकर के मुझे नहीं लगता है कि कुछ देखने मिलेगी। ओके, सोलंकी जी आपके पास आता जरा जियो प्लेटफॉर्म एक और डिस्कस कर लें, फिर दूसरे सेगमेंट चलते हैं। ब्लेंडेड आरपू 181.70 है, जबकि 13 करोड़ से ज़्यादा 5G इनके सब्सक्राइबर हो चुके हैं और लगातार ट्रांजिशन उसकी तरफ बढ़ रहा है। डेटा कंजम्पशन बहुत ही ज़बरदस्त है इनका, उसमें बहुत बड़ी ग्रोथ देखने को मिली है और मतलब लगभग 31% सब्सक्राइबर 5G में ट्रांजिट हो चुके हैं। अब अगले क्वार्टर में तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ा सा इम्प्रूव होगा आरपू, लेकिन ये क्या लगता है आपको, क्यों इस तरीके के म्यूटेड आरपू आ रहा है? जी, सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि जो प्राइस हाइक्स हुई है वो एकदम क्वार्टर एंड में हुई है, तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट बिल्कुल नहीं है। और जो 5G का जो ट्रांजिशन है वो ड्यूरिंग द क्वार्टर स्टार्ट हो चुका था, तो काफी जो उनके उस समय के प्लान्स थे उसमें ओल्ड प्लान्स पे ही 5G ट्रांजिशन हो रहे थे। तो बेसिकली इट वाज जस्ट ए ट्रांजिशन, उसमें वहाँ पे कोई कंपनी को कोई गेन नहीं था। तो और जहाँ तक एस्टिमेट्स की बात की तो नेक्स्ट क्वार्टर में अगर आप एस्टिमेट देखेंगे, फिलहाल जो है वो 190 प्लस मार्केट एस्टिमेट कर रहा है। तो बिकॉज ये क्वार्टर में थोड़ा ARPUs स्टेबल रहे हैं और जो एक्सपेक्टेड था वो नहीं आ पाए, तो नेक्स्ट क्वार्टर में इसको अचीव करना थोड़ा सा टॉल टास्क होगा। तो डेफिनेटली मार्केट कंसेंसस थोड़ा ट्रिम करेगा अपने एस्टिमेट्स को, लेकिन बिल्कुल ARPUs की जो ट्रेजेक्टरी है नॉट ओनली फॉर रिलायंस बट फॉर द इंडस्ट्री इज ऑन एन अपवर्ड ट्रेजेक्टरी। अब यहाँ पे मार्केट अब रैशनैलिटी चेक ये लेगा कि जो स्पीड ऑफ इंक्रीज है ARPUs की वो क्या रहती है डिफरेंट कंपनीज के लिए। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जियो का आरपू किस तरीके से आगे ग्रो करता है टैरिफ हाइक के बावजूद, और ट्रांजिशन किस तरह से मूव करता है, इस पे मार्केट एक बार फिर से देखेगा इसको। जेंटलमैन, मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ कुछ सेकंड्स का, वापस आते हैं तो फिर दूसरे और सेगमेंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। Co-powered by